सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में इन्फोसिस के अंदर अगर आप आज के दिन देखोगे तो यहाँ आपको एक नए के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया होगा, लेकिन ओवरऑल आपने अगर आप मॉर्निंग से लेके करंट तक अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1 से 1.5% तक का गिरावट हुआ। ये दोस्तों कोई गिरावट नहीं था, बल्कि ये जो गिरावट हुआ है ना, ये जो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। आज के दिन आपने देखा होगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिला हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम सेक्टर, मैक्सिमम स्टॉक्स एंड फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर एक तो गिरावट आता है या फिर हमें कंपनी नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड करता है। तो अभी जो लोग इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हैं वो लगातार इन्फोसिस को हर एक डिप्स के अंदर बाइंग करना, ताकि जैसे कंपनी लंबे समय के अंदर रिकवर करेगा, तेजी आएगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न आप ही को दोस्तों मिलेगा। क्योंकि जो लोग डिप्स के अंदर बाइंग करते हैं, गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, उन्हीं लोगों को लंबे समय के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी रिटर्न देता है। अभी इन्फोसिस का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, करीब करीब कंपनी के द्वारा 18% तक का तेजी नजर आ चुका है। यानी तेजी का जो रीज़न है ना, वो आप बोल सकते हो कि मल्टीपल रीजन से, मल्टीपल अपडेट से। सबसे पहले अपडेट्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है एक बहुत बड़ा इवेंट था जो कि लग चुका है। Q1 का रिजल्ट्स कंपनी का आ चुका था। तो रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से में परफॉर्म किया हुआ है, जिसकी वजह से लगातार अभी कंपनी के अंदर हमें तेजी और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अभी आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया, ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो ये अपडेट आया है 4 घंटे पहले। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अपडेट क्या आया है। द म्यूचुअल फंड रेज स्टेक इन TCS, इन्फोसिस एंड 2 अदर IT स्टॉक्स, FIIs कट। यानी कि यह क्लियर कट मेंशन किया गया है कि FIIs के द्वारा माल हमें बेचा गया है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड से वो लगातार IT सेक्टर के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके अंदर माल बाइंग कर रहे हैं, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है एंड और 2 कंपनीज है। अगर आप यह कंप्लीट अपडेट्स के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये मेंशन किया क्या, चलिए देख लेते। द अहेड ऑफ द जून क्वार्टर अर्निंग सीजन इन विच IT major managed to beat street expectations lead by significant improvements in the BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। म्यूचुअल फंड मैनेजर वेयर स्मार्ट इनफ टू बाय IT स्टॉक्स इवन FIIs सोल्ड। यानी कि FIIs ने माल बेचा है, उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों माल को बाइंग किया गया है। और विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, TCS के अंदर बहुत अच्छा खासा माल हमें बाइंग किया है। अभी यहाँ इन्फोसिस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करीब करीब ऑलमोस्ट हमें 20% तक का तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है। एंड इन्फोसिस के द्वारा 116 BPS टू 19% तक का म्यूचुअल फंड्स के द्वारा स्टेक अपना इंक्रीज किया गया है। यह बहुत अच्छी खासी एंड पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, इन चारों कंपनी के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया है। तो टेक महिंद्रा के अंदर 16% के आसपास, HCL टेक के अंदर 8.5% एंड TCS के अंदर 4% के आस। यहाँ आप देख सकते हो क्लियर कट हमें एक कंपैरिजन शेयर किया है। ये डेटा है चेंज इन म्यूचुअल फंड्स का और ये डेटा है चेंज इन FIIs का। तो इन्फोसिस के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया गया है एंड बेचा किसके गया है, जो नेगेटिव के अंदर आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर माल बेचा गया है। यानी कि FIIs के द्वारा माल बेचा है जो कि नेगेटिव है। फिर HCL टेक देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स ने बाइल किया, FIIs ने माल बेचा। फिर LTI माइंट्री के अंदर दोनों ने माल बेचा है और TCS के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बाइंग किया और FIIs ने माल बेचा है। टेक महिंद्रा के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया, FIIs ने माल बेचा एंड विप्रो के अंदर दोनों के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। उसके साथ साथ अभी बात अगर दोस्तों निकल चुका है म्यूचुअल फंड्स का, तो हर एक महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि रिटेलर्स लगातार माल बेच के निकल रहे हैं, लेकिन बाइंग कौन कर रहा है, बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो हर एक महीने का डेटा आपके सामने है, जहां आप देख सकते हो जैन फेब दोनों महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है, लेकिन मार्च के अंदर देख सकते हो अप्रैल, मई एंड जून लगातार माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया है। ताकि म्यूचुअल फंड्स को पता है इतना बड़ा माल क्यों बाइंग किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि इन्फोसिस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे लॉन्ग टर्म के अंदर होने वाला है, लंबे समय के अंदर होने वाला है। उस हिसाब से उन्होंने प्रीवियसली पास्ट का भी एनालिसिस किया हुआ था कि कैसे कंपनी के अंदर ग्रोथ था और आने वाले फ्यूचर में कुछ चीज़ें बदलने से क्या ग्रोथ होने वाला है।
और ये उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ लगा इन्फोसिस के अंदर, इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स ने लगातार माल बाइंग किया। और करंटली जिस प्राइस रेंज के आसपास इन्फोसिस कंपनी ट्रेड कर रहा है, वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी ये प्राइस रेंज के आसपास इन्फोसिस ट्रेड करते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये मौका, ये चांस, ये अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। इसी की वजह से लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया गया। तो हर एक फंड के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, वो डेटा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता भी लगेगा कि कौन कौन से फंड्स के द्वारा कितने बड़ी बड़ी अमाउंट हमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखिएगा, डीएसके का एक फंड है 19,000 करोड़ बाइंग, एक्सिस 34,000 करोड़, फिर एक और एक्सिस है 13,000 करोड़, फिर आप देख सकते हो निप्पॉन 29,000 करोड़, एसबीआई 1,18,000 करोड़, एसबीआई 25,000 करोड़। उसके साथ साथ लास्ट है एक एसबीआई का एक निफ्टी 50 ETF फंड है, जिनके द्वारा 1,93,000 करोड़ का हमें बाइंग किया गया है। तो लॉन्ग टर्म का अगर आप इनका लंबे समय के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला परफॉर्मेंस देखोगे, तो जो कंपनी का सेल्स ही सब रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम हमें कंपनी फेस नहीं करता। सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर क्वार्टरली कंपनी प्रॉब्लम फेस करता है, लंबे समय के अंदर प्रॉब्लम फेस नहीं करता। तो आप देख सकते हो मार्च 2022 में कंपनी 1,21,000 करोड़ का रेवेन्यूज था, फिर वो बढ़ के हो चुका है 1,46,000 करोड़ और अभी 1,53,000 करोड़, यानी कि मार्च 2024 का डेटा है। फिर बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो जहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स 22,000 करोड़, 24,000 करोड़ एंड 26,000 करोड़। तो करंटली हमें एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जिनका नाम है ब्रेनस्टेन, ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस को लेकर टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत जल्दी कंपनी 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करती हुई देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी का बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट है वो बहुत अच्छा खासा जो ग्रोथ हमें रिकवर कर रहा है। जो कंपनी प्रॉब्लम हमें इस सेगमेंट रिलेटेड फेस कर रहा था, वो धीरे धीरे करके अभी रिकवरी इन सेगमेंट के अंदर आ रहा है। और आने वाले सालों में आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का बहुत ज़्यादा डील हमें होने वाला है, उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस हमें स्केल अप होते हुए देखने को मिल जाए। इसी की वजह से दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगातार दोस्तों इनके द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये पहले कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था और ये पहले कंपनी का सपोर्ट लेवल था। जब इन्फोसिस इसके बीच में हमें ट्रेड करा था, उस वक्त भी हमने आपके साथ बोला था कि निवेश करने का मौका है, लेकिन कब आपको निवेश करना, जब कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दी। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, और जब से कंपनी यहाँ निकला, हमारा पहला जो टारगेट था वो टारगेट था 1730 रुपए का, राइट। तो जैसे कंपनी ने पहला टारगेट अचीव किया, उसके बाद सडन कंपनी के द्वारा क्या किया गया, ब्रेकआउट किया गया, रिजल्ट्स कंपनी का आया, कंपनी ने होल्ड किया और अभी बाहर कंपनी निकल चुका है। यहाँ दोस्तों बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बहुत जल्द कंपनी 2000 रुपीज तक का टारगेट बहुत जल्द हमें कंपनी अचीव करके दे सकती। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट कंपनी को लेकर रिसेंटली दोस्तों हमने वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया था, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा लोग रेगुलर दोस्तों वीडियोस को फॉलो नहीं करते। उस वीडियोस के अंदर क्लियर कट जितने सारे लोगों के डाउट्स थे ट्राइडेंट कंपनी को लेके, वो हमने क्लियर किए थे। अभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आई कि सर ट्राइडेंट रिलेटेड भी कुछ शेयर करना, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्राइडेंट का आज के दिन हमें 1.5% तक का जंप, हमें 38 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ। और ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो जो Q1 रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किया था, वो जानना दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि क्या सर हम लोग ट्राइडेंट के अंदर करंटली निवेश करें, क्या 38 रुपीज़ की कंपनी जो अपना लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी ने जनरेट किया था 70 रुपये का, क्या लेवल्स कंपनी अचीव करके दे सकता है, और कब कंपनी 100 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव करके देगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के डाउट्स। तो सबसे पहले आपको 5 सालों का चार्ट में ओपन शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हो 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कन्वर्ट करके चलेंगे तो ये कंपनी अभी भी, ट्राइडेंट कंपनी अभी भी 41% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सर ये कंपनी कब 70 जाएगा और कब 100 जाएगा, वो लोगों को एक ही दोस्तों मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टारगेट डिसाइड करने से पहले कंपनी का ओवरऑल चार्ट देखना, पैरामीटर देखना, ये डिसाइड करना, ये एनालिसिस करना कि इतना बड़ा गिरावट क्यों हुआ है। अगर अच्छी कंपनी होता तो इतना बड़ा गिरावट नहीं होता। तो इससे क्या हमें साबित होता है कि कंपनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा था। जितने सारे पैरामीटर्स जैसे कि नेट प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट आ रहा था, रेवेन्यूज़ के अंदर गिरावट आ रहा था, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट आ रहा था। यानी कि जितने सारे पैरामीटर्स थे उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर गिरावट
हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रहा था हर एक क्वार्टर के अंदर। उस हिसाब से 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया। इस हिसाब से मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो कंपनी ने बीट नहीं किए। इसी वजह से मार्केट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से 3 से 4 क्वार्टर से मार्केट ट्राइडेंट कंपनी को लेके हमें बुरा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इससे कोई मार्केट दोस्तों अगर आप देखोगे नेगेटिव नहीं है, बल्कि कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसी वजह से मार्केट क्या कर रहा है, बुरा रिएक्ट कर रहा है। वो अगर दूसरा कंपनी हो तो उस कंपनी के अंदर भी मार्केट बुरा रिएक्ट करता है। देखिएगा अभी हम आ चुके हैं इनके सेल्स के पैरामीटर्स के ऊपर। तो सेल्स के अंदर देखोगे उससे पहले कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स देखना। तो रिजल्ट्स आपके सामने ओपन किया है जून 2024 का, देख सकते हो। रेवेन्यूज के अंदर 17% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस, नेट इनकम के अंदर 21% तक का गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर 21% तक का गिरावट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 32% तक का गिरावट हमें देखने को मिला। तो अगर कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करेगा, हर एक क्वार्टर के अंदर फॉल करेगा, तो कैसे दोस्तों कंपनी के अंदर जंप आएगा? बिल्कुल भी कंपनी के अंदर जंप हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जंप कब आएगा? जब कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर धीरे धीरे करके अच्छा खासा परफॉर्म करने लगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो अब कंपनी के अंदर हमें धीरे धीरे करके तेजी नजर आ सकती है। बल्कि जो लोग बोल रहे कि सर इस कंपनी 70 जाएगा, 70 नहीं दोस्तों, ये कंपनी 700 भी जा सकता है या फिर 7,000 भी जा सकता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। बिजनेस अच्छा होने से कुछ नहीं होता, कंपनी के पैरामीटर भी अच्छे होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ कंपनी के अच्छे हैं तो वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। लंबे समय के अंदर कंपनी मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है, जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। अभी कंपनी के अगर आप कुछ पैरामीटर्स में शेयर करना चाहोगे, कंपनी के पैरामीटर्स आपके सामने है। जहाँ कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो 235 करोड़ से घट के करंटली हो चुका है 74 करोड़। एंड रिसेंटली भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, फिर भी 131 करोड़ से घट के हो चुका है करंटली 74 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें फॉल नजर आया है। वही अगर आप Q&Q बेसिस के ऊपर देखोगे तो 59 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 74 करोड़, यानी कि क्वार्टरली तो जंप है, राइट। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के पर गिरावट इनके प्रॉफिट्स के अंदर नजर आ रहा, इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आ रहा। तो अभी आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों का डाउट होंगे। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ट्राइडेंट कंपनी कोई बुरा नहीं है, टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। लेकिन क्या है ना, कंपनी को अगर आगे बढ़ना है, कंपनी के अंदर ग्रोथ लेना है, या फिर कंपनी के अंदर अगर तेजी आना है, तो कंपनी के पैरामीटर्स को उनको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। जब तक ट्राइडेंट कंपनी के पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं होते तब तक हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर बिल्कुल भी तेजी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी जंप नजर नहीं आएगा। कंपनी और ज़्यादा सस्ती हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे कि सर 70 रुपये की कंपनी करंटली 40 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी कंपनी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर करंटली आपको बिलोंग कर रहा है ना, वो और ज़्यादा आने वाले सालों में डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी हमें बिलोंग कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट मत होना। जब तक कंपनी के पैरामीटर्स ग्रो नहीं होते तब तक कंपनी का एक वॉलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, अप डाउन्स आपको नजर आ सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आदित्य विजन लिमिटेड, जो कि कंपनी करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 4,800 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। और मैक्सिमम ये कंपनी ने 31,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 2 बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करें।